एक अच्छे पर्सनल फाइनेंस टूलकिट को 3 ज़रूरी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की ज़रूरत होती है। पहला, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के ज़रिए वेल्थ जनरेशन। दूसरा, पेंशन प्लान्स के ज़रिए रिटायरमेंट एक्यूमुलेशन। और तीसरा, प्रोटेक्शन, जो इंश्योरेंस पॉलिसी से सबसे अच्छा मिलता है। अब ये एक सरप्राइज़ के रूप में आ सकता है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग पहले से ही एक ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो तीनों ज़रूरतों यानी वेल्थ, रिटायरमेंट और प्रोटेक्शन को पूरा करता है। और ये प्रोडक्ट कुछ और नहीं बल्कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, जिसे आमतौर पर ईपीएफ कहा जाता है। इस वीडियो में हम ईपीएफ पर एक पूरी गाइड पेश करेंगे। हम इस प्रोडक्ट के सभी ज़रूरी एरियाज़ को कवर करेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन, ईपीएफ कैसे काम करता है, इस पर कितना इंटरेस्ट है, विथड्रॉल के नियम क्या हैं और कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज जिनकी नॉलेज आपको अपने कॉम्पेंसेशन पैकेज से कुछ ज़्यादा निकालने में मदद करेगी। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ये वीडियो केवल सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए ही नहीं बनाया गया है। चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हों या किसी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हों, या फिर आप एक ऐसे मैनेजर हों जो सीटीसी ब्रेकअप को लेकर एक कंफ्यूज्ड जूनियर की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंटेंट आपके लिए मददगार हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। ईपीएफ एक स्कीम नहीं है, बल्कि वास्तव में 3 अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ 3 अलग अलग स्कीम्स इसमें शामिल है। इस स्कीम का फर्स्ट पार्ट या मेन पार्ट ईपीएफ पार्ट है, जहां आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्यूमुलेट होते हैं। ये स्कीम का वेल्थ जनरेशन पार्ट है और इस वीडियो का एक बड़ा हिस्सा इसी पर केंद्रित होगा। ईपीएफ का दूसरा पार्ट ईपीएस या एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है। ईपीएस का ऑब्जेक्टिव 58 वर्ष की उम्र के बाद एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन जनरेट करना है। और ईपीएफ का तीसरा और आखिरी पार्ट एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम या ईडीएलआई है, जो ईपीएफओ मेंबर को प्रदान किया जाने वाला लाइफ इंश्योरेंस कवर है। तो बहुत ही सरल, ईपीएफ में 3 पार्ट होते हैं, ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई। यहाँ ये नोट करना अच्छा है कि इन सभी बेनिफिट्स के लिए एम्प्लॉयज़ को अलग से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब है, जब आप ईपीएफ के लिए रजिस्टर्ड होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ईपीएस और ईडीएलआई के लिए भी रजिस्टर्ड होते हैं। ये बताने के बाद ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, केवल इस YouTube वीडियो को देखने से आप ऑटोमेटिकली ईटी मनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेंगे और न ही ये इस वीडियो को आपके अप्रिसिएशन को एक्सप्रेस करेगा। उसके लिए आपको उस सब्सक्राइब बटन पर टैप करना होगा, उस लाइक बटन को दबाएं और अपने कमेंट्स लिखें। तो अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसा करें, क्योंकि ये निश्चित रूप से हमें YouTube एल्गोरिदम में मदद करेगा। पहली नज़र में ईपीएफ स्कीम की वर्किंग काफ़ी सीधी लगती है। इसकी शुरुआत एम्प्लॉय की ओर से स्कीम के लिए अपने सैलरी के एक निश्चित हिस्से के कंट्रीब्यूशन से होती है, जो अक्सर एम्प्लॉय की ओर किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन के बराबर रहता है। और फिर ये कंबाइंड मनी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ के पास जमा की जाती है, जिस पर आप हर साल ब्याज हासिल करते रहते हैं। और बस ये ईपीएफ स्कीम की बेसिक वर्किंग्स हैं और आमतौर पर सैलरी नेगोशिएशंस के दौरान आपके सीटीसी के कंपोनेंट्स को लिस्ट करते समय एचआर टीम आपको इसे समझा सकती है। हालांकि डेविल डिटेल्स में है, तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से झांकें। आइए सैलरी शब्द से शुरू करते हैं। ईपीएफ के लिए सैलरी का मतलब सिर्फ 2 चीज़ें हैं, यानी आपकी बेसिक सैलरी और आपका महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस। यानी इसमें आपका एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस या आपकी सैलरी स्लिप में दिया गया कोई अन्य लाभ शामिल नहीं है। अब आमतौर पर निजी क्षेत्र की कंपनीज के पास डियरनेस अलाउंस सैलरी का कंपोनेंट नहीं होता है, इसलिए ये केवल बेसिक सैलरी ही है जो ईपीएफ कैलकुलेशन का बेसिस बनती है। अब जिस अगले पार्ट को समझना है
वो है स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी। करंट रूल्स के अकॉर्डिंग 20 या अधिक एम्प्लॉयज़ वाले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनिवार्य रूप से ईपीएफओ के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा और एम्प्लॉयज़ को ईपीएफ बेनिफिट्स प्रदान करनी होंगे। इनफैक्ट 20 से कम कर्मचारियों वाले ऑर्गेनाइजेशंस भी वॉलंटरी बेसिस में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा नियम ये भी कहते हैं कि जिन एम्प्लॉयज़ का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक है उन्हें मैंडेटरी रूप से ईपीएफ प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए। अब एक सवाल उठता है, क्या ईपीएफ प्रोग्राम से एक साथ बाहर निकलना संभव है? और इसका जवाब है हाँ। एम्प्लॉय अपने करियर की शुरुआत में ही ईपीएफ स्कीम से बाहर निकल सकता है। यानी जब आप अपनी पहली कंपनी को 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक की बेसिक सैलरी पर ज्वाइन करते हैं। इन दैट केस, चूंकि आपने कभी किसी ईपीएफ स्कीम में कंट्रीब्यूट नहीं किया है, इसलिए आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते वक्त फॉर्म 11 भर सकते हैं, जो आपको पीएफ के लिए एक एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय के रूप में मानेगा। बेशक आप बाद में ईपीएफ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप इस स्कीम के तहत एनरोल हो जाते हैं तो आपको इससे छूट नहीं दी जा सकती है, तब तक जब तक कि आप कोई ऐसी कंपनी या स्टार्टअप ज्वाइन नहीं करते जो ईपीएफ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। ये बताने के बाद हमारे विचार में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो ईपीएफ के दायरे में आते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए इस स्कीम में शामिल होना कंपलसरी कर देते हैं और इसी सिनेरियो के साथ हम काम करेंगे। तो ईपीएफ कैसे काम करता है, इसका एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है। ईपीएफ में एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 12% जाता है और इतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की ओर से भी होता है। तो इस तरह 12 + 12 यानी 24% ईपीएफ में जाता है। लेकिन ज़रा रुकिए, बेसिक सैलरी का पूरा 24% आपके ईपीएफ में नहीं जाता है। तो यहाँ होता क्या है? होता ये है कि एम्प्लॉय की ओर से जो 12% कंट्रीब्यूशन होता है वो तो पूरा ईपीएफ में जाता है, इसलिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयर की ओर से जो 12% कंट्रीब्यूशन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का पहला पार्ट यानी 3.67% उम्मीद के मुताबिक ईपीएफ में जाता है, लेकिन बड़ा हिस्सा जो दूसरा हिस्सा है यानी 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम या ईपीएस में जाता है। इसका मतलब है कि आपके सीटीसी से जो 24% लिया जा रहा है उसमें से केवल 15.67% आपके ईपीएफ फंड में जा रहा है, जबकि बाकी 8.33% पेंशन फंड में जा रहा है। इस वक्त हम एक एक्चुअल एग्जाम्पल देना चाहते हैं जो 2 उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। एक, ये चीज़ों को स्पष्ट कर देगा और दूसरी बात, ये हमें एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन दूर करने में मदद करेगा। तो मान लीजिए आपकी सैलरी यानी बेसिक सैलरी प्लस डीए 50,000 रुपये महीना है। तो स्टेप 1, ईपीएफ में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 50,000 रुपये का 12% होगा, जो 6,000 रुपये बैठता है। स्टेप 2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पार्ट है, जिसे 2 सब पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। स्टेप 2A 3.67% है, जो ईपीएफ में जाएगा, यानी 50,000 रुपये का 3.67% इज इक्वल टू 1835 रुपये। स्टेप 2B वो है जहां एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ये 50,000 रुपये का 8.33% सीधा नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ईपीएस कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन के उद्देश्य से नियम कहते हैं कि बेसिक सैलरी 15,000 रुपये पर सीमित होनी चाहिए। इसका मतलब है 50,000 रुपये के 8.33% के बजाय हम ईपीएस में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के रूप में 15,000 रुपये के 8.33% की कैलकुलेशन करेंगे। ये 1,250 रुपये आता है। तो बाकी का क्या होगा, यानी 35,000 का 8.33%? वेल, वो अमाउंट जो 2,915 रुपये बैठता है, एम्प्लॉयर की ओर से ईपीएफ के योगदान में जोड़ दिया जाएगा। तो इसे एक साथ रखने के लिए ईपीएफ में एम्प्लॉयर का टोटल कंट्रीब्यूशन 50,000 का 3.67% है,
जो 1835 रुपये होता है, प्लस 35,000 का 8.33% यानी 2,915 रुपये। इस तरह कुल 4,750 रुपये है। शुद्ध रूप से 50,000 का 24% जो 12,000 रुपये आता है। इस विशेष मामले में 10,750 रुपये ईपीएफ में और 1,250 रुपये ईपीएस में स्प्लिट किया जाता है। अब इस पूरे बंटवारे और कंट्रीब्यूशन के इम्पॉर्टेंट होने की वजह यह है कि ये आपके सैलरी स्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करता है। सबसे पहले एक एम्प्लॉय के रूप में अब आप प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के साथ अपने सीटीसी ब्रेकअप के कुछ एडिशनल पार्ट्स को जानते हैं। इसे समझने से आपकी टेक होम सैलरी प्रभावित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन इसकी अनुमति देता है तो आप मिनिमम मैंडेटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन 1,800 रुपये यानी 15,000 रुपये का 12% का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह आप अपने एचआर डिपार्टमेंट से अपने कॉम्पेंसेशन के अन्य कंपोनेंट्स पर रिवर्क कराकर अपनी टेक होम सैलरी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप एक ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं जहां सैलरी का 100% बेसिक सैलरी है। इस तरह आप स्मार्ट तरीके से खेल सकते हैं। आप ईपीएफ में अधिक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जो आपके टैक्स आउटगो को कम कर सकता है और टैक्स फ्री रिटर्न्स देने वाले एक इंस्ट्रूमेंट में आपके लिए एक अच्छा रिटायरमेंट नेस्ट क्रिएट कर सकता है। ये कुछ ऐसा है जो कई एचएनआई और बिजनेसमैन करते हैं और अगर आप इस प्रैक्टिस को दोहराना चाहते हैं तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श लें। लेकिन इसके बाद इस वीडियो के बाद के सेक्शन को देखना ना भूलें जहां हम हाल के बजट प्रपोजल्स की रोशन में इस महत्वपूर्ण पॉइंट की जांच करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सालाना आधार पर ईपीएफ इंटरेस्ट रेट प्रपोज करता है, जिसके बाद में वित्त मंत्रालय को फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि 1950 और 1960 के दशक में ब्याज दर काफ़ी कम थी और कभी भी 6% को नहीं छू सकती थी। ये 1990 के दशक में काफ़ी अधिक थी। उस वक्त पीएफ की ब्याज दर 12% तक गई थी, लेकिन उसके बाद 2 दशकों में ये धीरे धीरे कम हो गई। अंतिम घोषित ईपीएफ ब्याज दर वर्ष 2020-21 के लिए थी जो 8.1% थी। ये 8.1% नंबर बहुत दिलचस्प है क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तुलना में ये शायद सबसे बड़ा अंतर है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर इस वक्त इंटरेस्ट रेट केवल 7.1% है। इसके अलावा एक सामान्य रूप से पूछा जाने वाला सवाल इस बारे में होता है कि क्या किसी खाते में 36 महीने से अधिक वक्त तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने पर ब्याज हासिल होगा। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। फाइनेंशियल ईयर 2011-2012 में ईपीएफओ ने 3 साल से ज़्यादा वक्त के इनऑपरेटिव पड़े खातों पर ब्याज देना बंद करने का फैसला किया। 3 साल यानी 36 महीने। ऐसा प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स को अपनी ईपीएफ खातों को नेग्लेक्ट करने से डिस्करेज करने के लिए किया गया था। इसे सभी तबकों से विरोध का सामना करना पड़ा और आखिरकार नवंबर 2016 से इस फैसले को वापस ले लिया गया। इसका मतलब है अब भले ही आपका खाता 3 साल से अधिक वक्त से इनऑपरेटिव पड़ा हो, ये ब्याज हासिल करना जारी रखेगा जैसा कि पहले करता था, तब तक जब तक सब्सक्राइबर 58 वर्ष का नहीं हो जाता। ये कॉन्टिन्यूटी और उदार ब्याज दर ईपीएफ को एक एक्सीलेंट रिटायरमेंट टूल बनाती है। इसके भी ऊपर ईपीएफ टैक्सेशन एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि मैच्योरिटी अमाउंट किसी भी कैपिटल गेन्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ऐसे 3 सिनेरियोज हैं जिन पर ईपीएफ का 100% पैसा निकाला जा सकता है। पहला, 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर। दूसरा, अगर आप 2 महीने या उससे अधिक वक्त से बेरोजगार हैं। और तीसरा, मेंबर एम्प्लॉय की वक्त से पहले मौत होने पर, जिस पर नियुक्त नॉमिनी व्यक्ति को पूरा फंड दिया जाता है। अब
अगर आप रिटायरमेंट से पहले अपने ईपीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो ऐसे कई नियम और शर्तें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसी पहली शर्त उन सिनेरियो से संबंधित है जिनके तहत आपको प्री मैच्योर विड्रॉवल की इजाज़त है, और इनमें शिक्षा, ज़मीन की खरीद, शादी, मेडिकल इमरजेंसी, होम लोन रीपेमेंट आदि जैसे बहुत स्पेसिफिक सिनेरियो शामिल हैं। सिनेरियोस की अधिक व्यापक सूची ईपीएफ इंडिया वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमारे पास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। आइए इनमें शामिल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को स्पष्ट करने के लिए कुछ सिनेरियो लें। तो मान लीजिए कि कोई मेडिकल रीजन से विड्रॉ करना चाहता है। इस मामले में मेंबर को एम्प्लॉई के एक्यूमुलेटेड कॉर्पस या मासिक वेतन की 6 गुना जो भी कम हो वो निकालने की इजाज़त है। आइए एक और सिनेरियो लेते हैं, जैसे कि शादी के लिए विड्रॉल। इस मामले में ज़रूरी है कि मेंबर ने कम से कम 7 साल की सर्विस पूरी कर ली हो और जिस पर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का 50% ब्याज सहित विड्रॉ किया जा सकता है। तो अलग अलग उद्देश्यों के अलग अलग नियम होते हैं, इसलिए हर किसी को इसका ध्यान रखना चाहिए। – 2021 के बजट में 2 प्रस्ताव रखे गए थे जिनका असर ईपीएफ पर पड़ा है। पहला प्रस्ताव था कि अगर एम्प्लॉयर निर्धारित समय के भीतर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करता है तो एम्प्लॉयर के खर्चे के रूप में एम्प्लॉय के पीएफ कंट्रीब्यूशन के चलते किसी भी डिडक्शन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसा एम्प्लॉयर्स पर समय पर कंट्रीब्यूशन जमा करने के लिए दबाव डालने के लिए किया गया है, ताकि एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर की ढिलाई के कारण ब्याज का नुकसान न हो। ऐसा करने का एक अतिरिक्त उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि एम्प्लॉयर इस पैसे को गलत इस्तेमाल ना करें या पैसे को अन्य उद्देश्यों के लिए डाइवर्ट ना करें। बजट में दूसरा प्रस्ताव हाई सैलरी ब्रैकेट के यूजर्स के उद्देश्य से है, जो कहता है कि 2.5 लाख रुपए से अधिक सालाना पीएफ कंट्रीब्यूशन पर हासिल कोई भी ब्याज अप्रैल 2021 से टैक्सेबल होगा। यहाँ ये नोट करना महत्वपूर्ण है कि ये प्रावधान केवल एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर लागू होगा, न कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए हमें एक क्विक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन की। 2.5 लाख सालाना थ्रेशोल्ड का मतलब है एक व्यक्ति ईपीएफ में एक महीने में 20,833 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन देता है। ये 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर 1,73,000 रुपए की मंथली बेसिक सैलरी पर आता है। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 1,73,000 रुपए से कम है तो आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सिर्फ हमारी समझ के साथ मत जाइए, बेहतर होगा कि आप इस बारे में अपने टैक्स एडवाइज़र से पता लगाएं, जो इस प्रावधान की अधिक व्यापक समझ रखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.